फुटबॉल के खेल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये खेल हमें जिंदगी के साथ कदम ब कदम चलना सिखाता है, अपने लक्ष्य को भेदना बताता है और किसी भी मिले हुए मौके को हाथ से न छोड़ने का सबक देता है। एक पल में निर्णय लेना होता है कि आगे क्या करना है। अगर निर्णय सही हुआ तो जीत और अगर गलत हुआ तो हार। Come on, Supriya, come on. Come on, shabash. Shabash, Supriya. Shabash, shabash. Come on, come on. Come on, Supriya. Come on, shabash, shabash. बहुत बढ़िया. Shabash, shabash. Come on, shabash. Shabash, shabash. Come on. Come on, Supriya. Come on. Shabash, shabash. Shoot. Yes. Well done, Supriya. Very good. Well done. शाबाश. कल मैच है. कल थोड़ा जल्दी आ जा. मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप दूँ. Okay? ओके सर। Come on, girls. Wrap up now. बस चली जाएगी। बाय। कल मिलते। ये लो बैग। बस नहीं निकले। आजा। कहाँ जा रही? घर जा रही हूँ हम लोग। रुको, थोड़ी देर बाद मैं छोड़ दूंगा. नहीं, बहुत लेट हो गया, हम फिर कभी चल। अरे रुको, मैं छोड़ दूंगा. अरे हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मना किया था ना, लड़का लोग से आसस की बात क्यों कर रही थी? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं तुम्हारा? तुमको नहीं मालूम है लड़का लोग कितना खराब है? ये हमको मालूम है। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी झांसे में आके कोई भी गलत कदम उठाती, इधर गोवा में आए दिन किसी ना किसी बीच पे किसी लड़की का लाश मिलता है, न तो किसी होटल में। समझ में आता है तुमको? राधिका, तुम क्यों नहीं बोलता लड़की को? आप शांत हो जाओ। तुमको मालूम है ना तुम्हारे अप्पा को पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं मानती उनकी बात? जाओ जाके कपड़ा चेंज करो। राधिका, ये लड़की लोग को समझाओ, न तो किसी नाक कटाएगा ये। चिन्मय, चलो। आज तुम क्लास छोड़ दोगी? हाँ तो और क्या करूँ, मैच तो आज ही है ना मेरा। अगर अप्पा नाराज हो गए तो? और अप्पा को बोलेगा कौन? मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया, और तू भी नहीं बोलना, ठीक है? सच। हाँ, और सुन, अगर कुछ भी हो तो तुम बोलना। हाँ ठीक है, अप्पा को मत बताना। हाँ, और उसके बाद वो जो अन्ना, पैर हटाओ, जाना है हमको। मैं अप्पा को बोल दूंगी, हटाओ, आ जाओ।
सुप्रिया ಅಪ್ಪ ಚುಮ್ಮ नीचे ಆಯಪ್ಪ सुप्रिया ಆಯಪ್ಪ क्या कर रहे तुम दोनों? अप्पा वो मैं शिल्पी को होमवर्क करा रही थी। हाँ दीदी होमवर्क करा रही थी। बेटा इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ा करते हैं। थोड़ा टाइम निकालो और अम्मा का हाथ बटाओ। हाँ जी अप्पा। सुप्रिया जी आप अप्पा। सुप्रिया बेटा तुम अप्पा को बताया नहीं कि तू फुटबॉल खेलता है। हमको न्यूज़पेपर से मालूम पड़ता है कि हमारे घर में इतना बड़ा टैलेंट है। हाँ बेटा हमको बहुत नाज है। हाँ? तुम ऐसे अप्पा का नाम रोशन करो। हाँ बेटा हम पेपर में पढ़ा कि वो तुमको ट्रॉफी मिला। यस अप्पा। किधर है ट्रॉफी? ऊपर है। ऊपर ऊपर गए अप्पा को नहीं दिखाएगा। चलो लेके आओ जाओ लेके आओ जल्दी लाता है अप्पा। जल्दी लाओ। यहाँ पर रख दो। नाम? सुप्रिया दयानंद छेती। उम्र? 15 साल। कद? 5 फुट 2 इंच। साहब गोरी है मेरी बेटी। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है सेंट पिंटर स्कूल। मोबाइल नंबर? मोबाइल नहीं है उसके पास। सुबोध ये मनोज पराडकर की पेशी कब है? सर्कल है। इनका क्या? इनकी बेटी लापता है सुप्रिया शेट्टी। कब से लापता है? सुबह जब उसके कमरे में गए तो वो कमरे में नहीं थी। सुप्रिया बेटा। दीदी सुप्रिया दीदी सुप्रिया दीदी सुप्रिया सुप्रिया दीदी सुप्रिया सुप्रिया कमरे में नहीं है। वो ऊपर नहीं है। क्या? कहीं भी नहीं है। आस पड़ोस दोस्तों के पास रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ नहीं? पास में उसकी दादी रहती है पर वो वहाँ नहीं है। हेलो अम्मा अम्मा सुप्रिया आई है आपके यहाँ? नहीं बेटा यहाँ तो नहीं आई, पर हुआ क्या? माफ कीजिए बेटी 15 साल की है इसलिए पूछना पड़ता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था। कैसी बात करते हैं आप? देखिए पूछना पड़ता है। वैसे आप करते क्या है? मेरा कपड़े का गारमेंट का बिजनेस। वहाँ किसी के साथ दुश्मनी है आपकी? हाँ है। मेरा वो मार्केट में जो गारमेंट का शॉप है उसके बाजू में नरसिंह मोरे मेरा पड़ोसी है। उसका नज़र मेरा शॉप पे है। वो दुकान खरीदना चाहता है तो उसने गुंडा लोगों को भेजा उस दुकान खाली करने के लिए। पर मैं टच से मस नहीं हुआ। तो आपका कहना है कि नरसिंह मोरे ने दुश्मनी निकालने के लिए आपकी बेटी को किडनैप किया? मैं ऐसा नहीं बोला। आपने पूछा दुश्मनी है तो बताया बस। आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। वो क्या बताएगा? जो पूछना है हमसे पूछो आप। मिस्टर दयानंद प्लीज बाहर रुकिए। बेटा डरो नहीं, तुम्हें पता है दीदी कहाँ गई है?
हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। संजू, ये कौन है? संजू, मोरे अंकल का बेटा। अप्पा ने जिसके बारे में आपको बताया था, दीदी और संजू की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो भी फुटबॉल खेलता था। क्या दीदी संजू के घर जा सकती है? नहीं सर, वो दीदी संजू के घर नहीं जा सकती, क्योंकि सुप्रिया मेरी बात तो सुनो सुप्रिया। अरे सुप्रिया एक मिनट बात सुनने की कोशिश। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि संजू तुम मुझे तंग मत क्या करो, समझ नहीं आती तुम्हें? आई नो बट मत क्या करो। चल। सुप्रिया अरे सुप्रिया, तेरा उस संजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हुआ होएगा, प्यार में हिट भी तो जरूरी है। शाटा प्यार, संजू और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। तू उसी के साथ क्यों स्कूल में फुटबॉल खेलती है? स्कूल में और भी तो लड़के हैं। क्योंकि वो अच्छा खेलता है, समझे तुम लोग? और प्यार भी तो करता है। संजू यहाँ आना। हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं अभी सबको क्लियर कर देती हूँ कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सबको क्लियर? अब मैं जाऊँ? चल। सुप्रिया बेचारा। उस दिन संजू दीदी पे बहुत गुस्सा था। और कोई बात? दीदी जब भी परेशान होती थी वो दादी से बात करती थी। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। ये दीदी घर से क्यों भाग कर गई थी? अब्बा ने दीदी को किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था और गुस्से में उनका फोन तोड़ दिया था। इसी वजह से दीदी दादी के पास चली गई। ठीक है, जाइए आप। सुप्रिया की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, सारे हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम भी चेक कर लेना। लेकिन सबसे पहले हमें संजू, मोरे और दादी से बात करनी होगी। सर। 15 साल की नाबालिग स्कूल छात्रा सुप्रिया शेट्टियार के लापता होते ही पुलिस हरकत में आ गई और बिना समय नष्ट किए तहकीकात शुरू कर दी। नरसिंह मोरे? जी हाँ सब, मैं ही हूँ। दयानंद शेट्टी को जानते हो? वो सामने ही रहता था। मार्केट में हमारी दुकान आसपास है। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? उनकी बेटी सुप्रिया गायब है। क्या सुप्रिया गायब है? जी, पर हमने सुना है कि आप दोनों का आपस में झगड़ा है। एक्चुअली एक बार हुआ था साहब। देखो मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, कारोबार बढ़ाने के चक्कर में मैं उसकी दुकान खरीदना चाहता था। जब ये ऑफर लेके मैं उसके पास गया तो सर वो गाली गलौज करने लगा। सर अगर वो समझता है कि ये कारण से मैं उसकी बेटी गायब कर सकता हूँ तो मैंने आज तक ऐसा घटिया इंसान नहीं देखा। तो मैं कारोबार और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो मेरा बेटा संजू और उसकी बेटी सुप्रिया एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। संजू इस वक्त कहाँ है? सर घर पे। सर वो सुप्रिया, सर वो तो स्पोर्ट्स में बहुत खराब थी, लेकिन हमारे स्पोर्ट टीचर है ना राजीव सर, उन्होंने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा था। और लड़कियों का क्या है सर, कोई भी सर पे चढ़ा देता है, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। सुप्रिया है कहाँ? सर ये मुझे कैसे मालूम होगा? सर सिर्फ मैं अच्छा दोस्त था उसका। आप तो इसे पूछ रहे जैसे मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था। सर मैं तो कहता हूँ इधर उधर पूछने से अच्छा आप सीधे जाके स्पोर्ट्स सर से मिलिए, काफी क्लोज थे सर दोनों। ये रहा बॉल, ठीक है, ये तुम्हारा पैर यूं आया, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे और किक। वेल डन।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की खेल कूद में भाग लेती है। तो अब ज़माना बदल रहा है, इसीलिए जब मैंने सुप्रिया को देखा तो मुझे उसमें भविष्य की एक ऐसी खिलाड़ी दिखी जो शायद आगे चलकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप दोनों के बीच जज्बाती रिश्ते थे। जज्बाती रिश्ते? सर वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट थी, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपकी शादी हुई है? जी नहीं। तो सुप्रिया आपके घर पर भी आती? ये क्या बात हुई? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लड़की खेलकूद में अच्छी नहीं थी उसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों? खेलकूद में अच्छी नहीं, ये आपसे किसने कहा? अरे वो बहुत अच्छी प्लेयर है और ये इंटर स्कूल फुटबॉल मैच भी हमने उसी की वजह से जीता। I'm sorry पर मुझे जाना। ठीक है, सुबोध नजर रखना इसे। सर कोर्ट में जिन लोगों को हाजिर करना है उनको वक्त पर लेकर जाना। जी सर। हेलो सर, मैं पोंडा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अल्फ्रेड बोल रहा हूँ। बोलिए। आपने जो मिसिंग कंप्लेंट सर्कुलेट करवाई है, लगभग वैसी ही एक लड़की की लाश हमारे इलाके के एक तालाब में मिली है। सर लाश की हालत देख के तो इसे पहचानना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, पोंडा पुलिस से फोन किया, उन्हें एक लड़की की लाश मिली है। राधिका और दयानंद को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर नहीं, ये मेरे बेटी सुप्रिया नहीं है। तुम्हारा है ये तुम्हारा बेटी सुप्रिया का लाश नहीं है। बोलो इनको, बोलो बोला हमारा बेटी सुप्रिया नहीं। चलो, हमारा बेटी नहीं है ये। सर एक बात समझ में नहीं है, लाश देख के माँ राधिका फूट फूट के रोने लगी, लेकिन बाप दयानंद ने लाश को नहीं पहचाना और राधिका पे भी दबाव डाला कि वो लाश को ना पहचाने। राधिका और दयानंद का डीएनए इस बॉडी से मैच करा। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। सुप्रिया जब पहली बार घर से भागी थी तो अपने दादी के पास गई थी। दादी से मिलकर पता लगाते थे। सुप्रिया के माँ बाप ने पोंडा लेक से मिली लाश को सुप्रिया की मानने से इनकार कर दिया था। अब पुलिस के सामने इस लाश की शिनाख्त का प्रश्न सर उठाए खड़ा था। आखिर ये लड़की थी कौन? लो ट्रॉफी दो। कितना अच्छा ट्रॉफी। अप्पा को बताना मांगता था, इसका वेट बहुत है ना बेटा, इसका थोड़ा वजन कम करता है, ठीक है? दिखाई बर्बाद करके टूर्नामेंट के पीछे जाता है। हाँ राधिका, जो बच्ची माँ बाप को बताया नहीं कि टूर्नामेंट खेल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा नहीं तुमको। आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाएगा, घर में रहेगा। नहीं। ये चिन्ह पड़ाएगा तुम्हारे को। अगर इसका रिजल्ट में कुछ भी कम आया तुमको छोड़ेगा नहीं हम। हाँ? अब तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद। अब्बा मैं नहीं खेलूंगी अब्बा। तो बात खेलेगा। जब चाबी रखा है, चाबी को हाथ लगा तो हाथ तोड़ देगा तुम लोग का। इनमें तुम्हें बता क्या सुप्रिया यहाँ आई थी या उसने आपको कॉल किया था? ना ही उसका कॉल आया था, ना ही वो खुद आई थी। अच्छा, सुप्रिया जब पहली बार भागकर आपके यहाँ आई थी क्या वजह थी? मेरा बेटा भी ना
अजीब संकी इंसान है, तरह तरह के अंकुश लगाता है अपनी बेटियों पर। सुप्रिया भी इन्हीं से परेशान होकर मेरे पास आई थी। अच्छा सुप्रिया जब आपके यहाँ आई थी, ऐसी कोई बात है जो आपको याद हो? नहीं, हाँ याद आया, एक लड़का उसको मिलने आया था, उसका नाम प्रभाकर था। तुम पागल हो क्या? भागी क्यों? तो मैं और क्या करती? अप्पा ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और मुझे वहां से भागना पड़ा। सुप्रिया, कौन है ये लड़का? दादी मैं प्रभाकर हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम हो कौन? दादी मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें उसकी उम्र मालूम है? पता है दादी, इसीलिए मैं उसके बालिग होने तक का इंतजार करूँगा। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं समझूंगा कि मैं उसके सपनों को पूरा करने के लायक ही नहीं था। शादी करना इसका सपना है? नहीं, उसका सपना फुटबॉल खेलना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा अगर मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर पाऊँ। प्लीज क्या दयानंद सुप्रिया के अफेयर के बारे में जानता था? मुझे नहीं मालूम। ये प्रभाकर कहाँ रहते हैं पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या ये प्रभाकर है? जी नहीं। ये भी नहीं है। प्रभाकर का चेहरा याद है आपको? बिल्कुल याद है। स्केच बनवा सकती है? जी हाँ। डॉक्टर आप पैसों की फिक्र मत करो, सिर्फ उपाय सोचो कि काम कैसे होगा। यास्मीन। जी डॉक्टर। इनका सैंपल किसी दूसरे लैब में भेज दो। ओके, अभी भेज देती हूँ। प्रभाकर का स्केच रेडी हो गया। इस स्केच को सुप्रिया के माँ बाप को दिखाओ और स्कूल के आसपास भी पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। सर साहब ये तो प्रभाकर है, पार्स्टेक में रहता है इधर। इसे जानते हो? ये तो सुप्रिया है। कहाँ है ये? मैं नहीं जानता सर। सब ठीक तो है? सब सर क्या हुआ? सर सब ठीक तो है? सर क्या हो रहा है? सुप्रिया ठीक तो है? बता दे। सुप्रिया अपने घर से गायब है। सुप्रिया गायब है सर? जानती हो कहाँ है वो? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैंने तो उसे मिलने ही छोड़ दिया था। क्यों? क्या बताऊं सर। हालांकि मैं उससे 10 साल बड़ा हूं, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। और मैंने उसकी दादी से भी जाकर बात की थी, लेकिन जब ये बात उसके पापा को पता चली तो अपने भतीजे चिन्मय के साथ मुझे मारने के लिए आ गए। वो तो भला उन लोगों का जो वक्त पर आ गए, वरना वो लोग तो मुझे उसी दिन मार देते। सर मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं तो अपना किराए का कमरा भी छोड़ दूंगा। न जाने कल को क्या हो जाए सर। आप ये देखिए सर, कल ही चिन्मय मेरे घर के आसपास मंडरा रहा था। मेरे पड़ोसी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। सुबह ये वीडियो ले लो। वैसे तुम कल कहाँ थे? सर कल मैं अपने घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हमें एक लाश मिली है फोंडा में।
हमें शक है कि वो सुप्रिया की लाश है। सर मुझे सुप्रिया ने कई बार बोला था कि उसका चचेरा भाई चिन्मय उसे बहुत तंग करता है। तुमने चिन्मय के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो बहुत गंदा लड़का है, चचेरा भाई है मेरा। अपा उसके ऊपर आंख बंद करके पूरा विश्वास करते। ऐसा क्या किया उसने? सुन, सीतापा जब आएंगे ना उनको सब बता देना। हाँ, फिर मैं देखता हूँ और किस पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, मेरे पे तो तुम लोग। ये बात तुमने अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताई? हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपा हमारी बात नहीं मानेंगे। जी बोलिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? जी सर। ठीक है, ले जाइए सर। अगर वो बॉडी सुप्रिया की है तो ये ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। जैसे ही दयानंद को पता चला कि सुप्रिया प्रेग्नेंट है, उसने सुप्रिया को मारा और फिर चिन्मय को भेजा होगा प्रभाकर को मारने के लिए। सुप्रिया की शांत दिखने वाली जिंदगी में कई तूफान छिपे थे। क्या इन सब के लिए दयानंद जिम्मेदार था या खुद सुप्रिया? पहले तुमने अपनी बेटी को मारा, फिर चाचा भतीजा मिलकर प्रभाकर को मारने गए थे। झूठ है ये। मैं अपनी बेटी को जान से क्यों मारेगा? क्योंकि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे मार डाला। बंद करो तुम्हारा तहकीकात का नाटक। वो मेरी बेटी की लाश नहीं है। प्रभाकर के घर के बाहर तू कर क्या रहा था? मुझे चितप्पा ने भेजा था। मैं चिन्मय को उधर ये देखने के लिए भेजा कि सुप्रिया उधर है तो उसको वापस लेके आओ। तुम्हारे भतीजे चिन्मय ने अब तुम्हारी बेटी पर जबरदस्ती की है। तुम्हारी दहशत इतनी है कि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। तो तुम्हारी छोटी बेटी शिल्पी ने हमें ये सब कुछ बताया। अपनी कजिन बहन के साथ जबरदस्ती करता है। मैंने तुझे अपनी बेटी की जरूरत समझा, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए रखा, तूने उन पर गंदी निगाह डाली। मैं तुझे एग्जाम से इसको छोड़ना नहीं, इसी ने किया है कुछ मेरी बेटी के साथ में। ले चलो इसे, चलो। ये डॉक्टर, क्या ये? अरे भाई हॉस्पिटल है सर, धीरे बोलिए। क्या धीरे से बात करूं? मैं इस रोग में मानता ही नहीं। मुझे दूसरा रिपोर्ट चाहिए। काम डाउन प्लीज, बैठिए तो सही। आपको जो रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। हम दूसरी जगह पर टेस्ट करवाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ट्रस्ट मी। काम डाउन डॉक्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। क्या काम डाउन? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आओ बेटा, आओ, यहाँ बैठो। क्या बोलूं सर, मेरे पति ऐसे ही सनकी नहीं हो गए। जब वो लोग कर्नाटका में रहते थे तो उनकी 14 साल की बहन थी सुगंधा, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। इसकी वजह से उनका फैमिली का बहुत बदनामी हुआ, तो कर्नाटका से सब कुछ छोड़ के यहाँ गोवा में आके सेटल हो गए।
उनके मन में हमेशा इस बात का गुस्सा रहा कि उनकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। बस वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो, इसीलिए वो डीएनए रिपोर्ट आ गई। राधिका जी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो लाश हमें मिली थी उसका डीएनए आप लोगों के डीएनए से मैच नहीं करता। इसका मतलब वो लाश सुप्रिया की नहीं। डीएनए रिपोर्ट से जब ये साफ हो गया कि तालाब में मिली लाश सुप्रिया की नहीं है, तो पुलिस एक बार फिर उसी जगह पे आकर खड़ी हो गई जहां से उसने तहकीकात शुरू की थी। सुप्रिया के जिंदा होने की खबर ने जहां दयानंद और राधिका को खुश कर दिया, वहीं उन्हें सुप्रिया पर एक खतरे की भी आहट महसूस होने लगी कि आखिर सुप्रिया अपने परिवार से दूर क्यों रह रही है, वो कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है, और ये जो लाश मिली है ये किसकी है? क्या इस हत्या का सुप्रिया से कोई संबंध है? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मामा हूँ, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मामा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बेटा, स्टेट लेवल का फुटबॉल मैच है ना, उसी का मेडिकल कराना है। मेडिकल में ऐसा नहीं होता। बेटा, स्टेट लेवल पर ऐसा ही होता है। ये देखो ना, कितने बड़े बड़े सिलेक्टर आए हैं, ये सर, ये मैडम। नहीं, मैं इंजेक्शन ही लगाऊंगी। बेटे घबराओ मत, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। नाम पिंकी, उम्र 15 साल, हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। सुबोध, फोंडा पुलिस ने जो डिस्क्रिप्शन भेजा था वो ऐसे ही कुछ था ना? जी सर। कब से लापता है आपकी बेटी? पिछले सप्ताह ही मेरी बेटी ने कॉल किया था, वो बहुत रो रही थी। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या, इसलिए हम यहाँ चले आए। साहब, हम उसके घर भी गए हैं जहाँ वो काम कर रही थी, विजेंद्र के यहाँ। उसने भी मना कर दिया कि मेरे घर में नहीं है। आप हमारे साथ फोंडा चलिए। बॉडी पर ये मिला था। साहब, ये तो मेरा पिंकी का कड़ा है साहब। पिंकी सुनना, पिंकी उठ। बॉडी इन लोगों को हैंड ओवर कर दो और हम लोग विजेंद्र से मिलते हैं। सर, साहब, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हम लोगों ने उस पिंकी को 2-2.5 महीने पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? साहब, उसका काम धाम में मन ही नहीं लगता था। हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल पे बातें करती रहती थी और किसी भी वक्त उसके पास चली जाती थी। और तो और सर, एक बार जब हम 2 रोज के लिए बाहर गए थे, वापस आकर देखते हैं कि वो हमारे बेडरूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई हुई थी। हमने तो उसे उसी समय धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। वो लड़का जो उस दिन पिंकी के साथ था, अब उसकी स्केच बनवा सकते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल बनवा सकते हैं। मामा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आपने मुझे बोला था कि आप मुझे स्टेट लेवल कंपटीशन में लेके जा रहे हो। आपने मुझे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? अरे तू चिंता मत कर, स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेलने का ये प्रोसेस है। इसके बाद देखियो कैसे पूरी एनर्जी के साथ खेलेगी तू। हेलो, तुम कहाँ हो? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हालत क्या है। मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ। मामा!
क्या हुआ? ठीक है सर। यही था वो। हाँ यही है। बेटा देख हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सब ठीक कर देंगे। थोड़ा कंट्रोल कर बेटा। हाँ, मैं हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? ठीक तो है ना? तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पर वो मर तो नहीं जाएगी ना? इस पर इतना पैसा खर्चा किया है, बचाना तो पड़ेगा ही। The number you are trying to call is currently switched off. ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। सर इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड, इससे पता चला है कि वो किन किन लोगों से रेगुलरली बात किया करता है। ठीक है, इन सबसे बात करो, किसी को तो उसके बारे में पता होगा। सर क्या बकवास करे डॉक्टर, तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। शांत हो जाइए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई आप शांत हो जाइए। पेशेंट कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने? ये लो ये लो ये लो, और लो और लो। अरे अली भाई, पैसे वैसे तो बात की बात है, लेकिन आपका काम हो जाए यही हम चाहते हैं बस। कहाँ जा रही है तू? सर लोकेशन ट्रेस हो गया, गोकुलवाड़ी मेन टावर। इसके पहले कि वो लोग अपना लोकेशन चेंज करें, उठाकर लेकर आते हैं उन्हें। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी चाल से में आके कोई भी गलत कदम उठा, इधर गोवा में आए दिन किसी न किसी बीच में किसी लड़की का लाश मिलता है, न तो किसी होटल में, शाबाश, कल मैच है, कल थोड़ा जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप्स दूंगा। मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ, और मैं अपनी खुशकिस्मती जिंदगी में अगर मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद करूँगा। तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सब कुछ क्लियर? अब मैं जाऊँ? छोड़ दो प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की बाप बनने की, बहुत पैसा खर्चा किया। अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं अपने दम पर बाप बन सकता हूँ। डरो मत, बिल्कुल डरो मत। इतनी जल्दी हार मान गई? तेरे तो भी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं।
मैंने बड़ी उम्मीद से इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती थी। मेरा सपना था कि मैं स्टेट लेवल के लिए खेलूं, पर मेरे अप्पा को ये सब पसंद नहीं था। ऐसी हालत में मुझे प्रभाकर मिला। उसने कहा कि वो मुझे स्टेट लेवल टीम में जगह दिलाएगा और मैं उस रात अपने घर से भाग गई। मैं सीधे प्रभाकर के घर चली गई और प्रभाकर मुझे उसी वक्त मनोहर के घर ले गया। कहने लगा कि मैं कुछ दिन वहाँ रहूं। उसने कहा कि मेरे अप्पा उसका घर जानते हैं, इसलिए हमें पुलिस की मदद से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन प्रभाकर सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। उसने शादी की बात करके मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। फिर स्टेट लेवल टीम में खेलने के बाद उसने मुझे किसी के रैकेट में फंसा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया था। पिंकी को क्यों मारा? क्योंकि विजेंद्र ने मुझे और पिंकी को एक साथ बिस्तर पे देख लिया था, इसलिए उसने पिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं पिंकी को सैरोगेट मदर बनाना चाहता था, पर वो इनकार कर रही थी। कई वक्त तक मैंने उसे अपने कब्जे में रखा, लेकिन वो एक दिन मेरे चंगुल से बाहर निकल गई। अगर वो भागने में कामयाब हो जाती तो हम सबको रेप के चार्जेस में जेल भिजवा, इसलिए मजबूरन उसे मारना पड़ा था। सरोगेसी तो नॉर्मल चीज है, उसके लिए मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद की। हम ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहे थे जिन्हें पैसा ना देना पड़े। हम चाहते थे कि उनको मिलने वाला सारा पैसा हम आपस में बांट लें। साथ मिलकर काम किया था ना, अब सजा भी साथ मिलकर ही काटना और मार भी साथ में ही खाना। यादव शुरू हो जाओ। सुबोध, उस हॉस्पिटल को सील करो, जितने भी डॉक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करो। सर, मैं तब समझ नहीं पाई कि मेरे अप्पा जो कहते थे वो निराधार नहीं था, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था। पर वो अपने प्यार में समझ नहीं पाए कि भला चाहने में और अंकुश लगाने में कितना फर्क होता है। और मैं अपनी मनमर्जी करने में ये समझ नहीं पाई कि हमारे माँ बाप जो कहते हैं उसका एक इतिहास होता है, और वो इतिहास हमें पता नहीं। जिंदगी के आंधी और तूफान को हमारे माँ बाप हम तक पहुंचने नहीं थे। वो हमारी ढाल है, हमारे रक्षक। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? बहुत डर लग रहा था। अरे भावना, आ गई तू? चल जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी को बोलती तो कैसे बोलती, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भावना, तू अभी भी यही खड़ी है, कपड़े चेंज नहीं करने? ये ले पानी पी ले, जा जल्दी जाके कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब मैंने सोच लिया था, सही सोचा था या गलत मैं नहीं जानती थी, पर रास्ता यही नजर आ रहा था। अरे भावना, किसे फोन लगा रही थी? अरे भावना सुन तो सही।
भाभी, भावना आ गई स्कूल से? अरे रघु स्कूल से तो आ गई है, लेकिन जब से आई है गुमसुम से बैठी है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, देखना मुझे देखते खुश हो जाएगी। तुम जाके बात करो, मैं कपड़े समेट के आती हूँ। हाँ जी भाभी। हमारी भावना बेटी यहाँ बैठी है। हाँ, देखो हम क्या लाए आपके लिए। हाँ, टंग 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 टंग, खेलोगे? क्या हुआ? लो लो गिफ्ट लो। अरे लो, आपको बहुत पसंद है ना। अच्छा ठीक है, भावना बेटा हमारे साथ खेलेगी, आ जाओ। अच्छा चलो, हमको बताओ कौन मारा तुमको? कुत्ते ने काटा या बिल्ली ने काटा? मुझे अच्छा, क्या हुआ भावना बेटा? छोड़ दीजिए मुझे, चाचा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आया, कुछ ज्यादा उखड़ी उखड़ी लग रही है। थोड़ी टाइम अकेले रहने दो, बाद में जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल तू बैठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, कंपनी वाले का भी मैसेज आ गया, एक सवारी मिली है टैक्सी के लिए, फिर कभी। ठीक। बिना तुम्हें मालूम है ना कि हम ड्यूटी पर फोन नहीं उठा सकते। सॉरी, बच्ची अब नहीं रही। इसने फिनाइल पी है और ये पुलिस केस है। देखिए ना सर, हमारी बच्ची को क्या हो गया? मेरी बच्ची के साथ लेके जाओ। मेरी बच्ची मुझे जब से स्कूल से आई थी बड़ी चुप चुप से लग रही थी। क्या हुआ भावना बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या किसी से झगड़ा हुआ? बोल ना बेटा। ये लड़की भी ना, मुझे लगा छोटी मोटी बात होगी, बाद में उससे बात करूंगी। फिर मैं किचन में काम में लग गई, फिर बाद में भावना के कमरे में गई तो भावना पड़ोसी आए, उन्होंने पास के डॉक्टर को बुला। तब तक मेरी भावना। भैया भैया, ये सब क्या हो गया भैया? हमारी भावना सब क्या हो गया? ये कौन? छोटा भाई है साहब मेरा ही। वर्मा, भावना के पेरेंट्स को लग रहा है कि भावना के साथ जो कुछ भी हुआ है स्कूल में हुआ, जिसकी वजह से भावना ने आत्महत्या कर ली। स्कूल के साथ साथ भावना के पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, शायद वजह कुछ और ही है। हो गया सर। कितना खिलखिलाती थी वो, और आज न जाने क्या हो गया उसे कि तेरे घर में रहते हुए उसने फिनाइल पी लिया और तुझे पता तक नहीं चला। कितनी लापरवाह हो सकती है तू मीना। मुझे मालूम था आप मुझे ही कोसोगे, पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी।
पर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने आपको भी फोन किया था। शायद आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपने उसका फोन नहीं उठाया। लेकिन ऐसा क्या था जो तुझे बताने की बजाय वो मुझे बताना चाहती थी? आखिर भावना किस मनोदशा से गुजर रही होगी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस अब भावना के अड़ोस पड़ोस से लेकर भावना के स्कूल तक पूछताछ करने लगी। सर, भावना बहुत हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। इनफैक्ट कल छुट्टी के वक्त भी उसको काफी खुशी खुशी जाते हुए देखा था मैंने। लेकिन उसके घर वाले बोल रहे हैं कि शायद उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने फिनाइल पी और अपनी जान गंवा दी। सर, मैं भावना को काफी टाइम से पढ़ा रही थी और मुझे नहीं लगता उसे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होगी। हेलो, जितनी जल्दी हो सके ये फाइल हेड ऑफिस भिजवा दो। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, भावना का पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भावना ने सिर्फ फिनाइल ही नहीं पिया, बल्कि उसकी मौत से करीब 2 घंटे पहले उसके साथ रेप भी किया गया। यस सर। और सर, मेरी भावना के स्कूल टीचर से भी बात हुई। उनका कहना है कि भावना स्कूल से घर जाते वक्त काफी खुश थी। अगर भावना स्कूल से निकलते समय खुश थी तो इसका मतलब भावना के साथ जो कुछ भी हुआ है स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते के बीच में हुआ। हो सकता है सर, क्योंकि भावना रोजाना स्कूल से घर पैदल आती जाती थी और उसका स्कूल उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। वर्मा, एक काम करो, भावना के स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते के बीच में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। ओके सर। क्या भावना के साथ रेप? जी। क्या आपको किसी पे शक है या आस पड़ोस में कोई ऐसा जो भावना के साथ? साहब, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, भावना के स्कूल से आने के बाद क्या कोई घर में आया था? सब भावना के चाचा के अलावा और कोई नहीं आया था। ये भावना का चाचा रघु आप लोगों के साथ रहता है? नहीं साहब, वो अलग रहता है। भावना की माँ के बयान से ऐसा लग रहा है कि भावना के साथ जो कुछ भी हुआ वो भावना के चाचा रघु की वजह से हुआ है, क्योंकि भावना के स्कूल से आने के बाद अचानक से वो घर आया और फिर अचानक से घर से चला भी गया। कि भावना के चाचा रघु के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। भावना का चाचा रोज ड्यूटी छोड़कर दिन में यहाँ जाता था साहब। अभी पकड़ता, रुको। पकड़ लिया, पकड़ाइए नहीं, पकड़ोगे नहीं। कहने को तो चाचा है, बच्ची सियानी हो गई थी और वो खेल खेल के बहाने उसको यहाँ वहाँ छूता रहता था साहब। सर, भावना का चाचा रघु हेलो कैब के लिए टैक्सी चलाता है। जब मैंने उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि भावना के स्कूल की छुट्टी के टाइम उसका फोन भावना के स्कूल वाले एरिया में ही एक्टिव था। सर, भावना के पड़ोसियों ने भी उसको लेकर अजीब तरीके के बयान दिए। वर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं इस रघु की अपनी भतीजी पे बुरी नजर हो? जो कांड वो घर पे नहीं कर पाया उसने बाहर करने की सोची हो, इसलिए भावना की स्कूल की छुट्टी के समय वो अपनी कैब लेकर वहां पहुंचा और भावना को कैब में बैठा के उसके साथ दुष्कर्म किया हो। और भावना जब घर पहुंची उसके पीछे पीछे ये रघु भी पहुंच गया हो। वर्मा, मुझे तो लगता है कि भावना को फिनाइल पिलाने में भी इसी रघु का हाथ है, क्योंकि हो सकता है रघु को यह डर था कि भावना उसकी करतूतों के बारे में कहीं अपने पेरेंट्स से ना बता दे। ये रघु जहां कहीं भी है इसे उठा के ले आओ। ओके सर। भाई साहब, काश आप फ़ोन उठा लेते तो शायद भावना आपको अपनी परेशानी बता सकती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं उसने। क्या सर, क्या हुआ? मेरे भाई को क्यों ले जा रहे हो? अरे साहब, क्या हुआ? अरे साहब, आखिर बताइए तो सही, आप मेरे भाई को लेकर क्यों जा रहे हो? हमें आपके भाई पर शक है, शायद इसी ने भावना का रेप किया। नहीं साहब, नहीं साहब। सब भतीजी थी भावना मेरी। भगवान के लिए इतने घिनौने आरोप मुझ पे मत लगाइए साहब। अगर तूने भावना का रेप किया तो डीएनए टेस्ट से सामने आ ही जाएगा। झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश मत कर, जो किया है साफ साफ बता दे। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब उस दिन मैं भाई के घर गया तो मैं तो खुद हैरान था कि भावना इतनी उदास क्यों थी साहब। क्या हुआ? लो गिफ्ट लो। अरे लो, आपको बहुत पसंद है ना। अगर तूने कुछ नहीं किया
तो भावना के स्कूल की छुट्टी के समय उसके स्कूल के सामने करने क्या गया था तू? साहब मैंने तो भावना के स्कूल के बाहर एक सवारी को ड्रॉप किया था। मैं तो भावना को अपने गाड़ी में स्कूल से घर लेके जाना चाहता था साहब, लेकिन उसके पहले वो घर चले गई थी साहब। बहुत गर्व करते थे ना अपने भाई के ऊपर, बड़ा नाज था ना उस पर। देखा क्या किया उसने हमारी भावना के साथ। जरूर उस कमीने ने अपना गुनाह छुपाने के लिए हमारी फूल जैसी बच्ची को जान से मार दिया। मेरी फूल जैसी बच्ची को मार दिया। सर, रघु जिस हेलो कैब कंपनी के लिए कैब चलाता था, मैंने वहां पर पता किया। भावना की संदिग्ध मौत वाले दिन रघु ने वाकई में भावना के स्कूल के पास के एरिया में एक पैसेंजर को ड्रॉप किया था। लेकिन वर्मा, इससे यह साफ नहीं होता कि रघु ने भावना का रेप नहीं किया था। ये इस रघु का डीएनए टेस्ट करवाओ। यस सर। सर, भावना जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके एक क्लासमेट के फादर आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं भावना के पास वाले मोहल्ले में रहता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मेरी बेटी आस्था काफ़ी गुमसुम सी रहती थी सर। स्कूल जाने से भी डरती थी। हमें लगा कि शायद स्कूल ना जाने का कुछ बहाना बना रही हो, इसलिए उसकी माँ ही पिछले 1-2 दिन से उसे छोड़ने और लेने जाया करती थी। लेकिन सर, कल अचानक उसने पेट दर्द होने की शिकायत की। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है पेट में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रोना नहीं। चलो आजा। सर, जब हम आस्था को लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। और सर, जब हमें पता चला कि भावना के साथ भी ये सब हुआ था तो मैं आपको बताने चला आया सर। आपकी बेटी ने कुछ कहा? उसके साथ ये सब किसने किया? सर, वो कुछ नहीं बोल रही है। जब से हॉस्पिटल से आई बस पत्थर बनी हुई है सर। आस्था, खा ले बेटा, एक निवाला तो खा ले। आस्था। बेटा, जब आपके साथ वो सब हुआ तब क्या आपकी फ्रेंड भावना भी आपके साथ थी? कौन था वो? नाम पता है उसका आपको? बेटा, क्या ये था वो आदमी जिसने आपके साथ? प्लीज जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बस। ये बच्ची आस्था अभी भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। वर्मा, हो ना हो, इन दोनों बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो स्कूल से घर तक के रास्ते के बीच में ही हुआ है। आस्था के फादर का भी कहना है कि पिछले 4 दिनों से आस्था गुमसुम सी लग रही थी। उधर कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म एक साथ एक ही दिन में हुआ, या फिर दोनों के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई एक ही है, या फिर दोनों को पहले से मोलेस्ट किया जाता रहा? दोनों क्लासमेट भी थी। सर, हो सकता है कि वो रघु ही हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन भावना तो अब रही नहीं, और इन दोनों बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आस्था ही बता सकती है। वर्मा, मुझे लगता है आस्था से बात करने के लिए हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। आस्था की हालत बता रही थी कि जिस वहशीपन से वो गुजरी थी उसी तकलीफ से भावना भी गुजरी होगी। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के रेप में एक ही आदमी का हाथ था, लेकिन वो रघु था या नहीं ये उसकी डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर था। पर इस घटना ने लोगों को इतने सख्ते में डाल दिया था कि दोहरे रेप का मामला अब अखबारों की सुर्खियां बन गया था। लंच में खाना खाना है तो पिटाई लगेगी। चलो मम्मी को बाय करो। बाय। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं फाल्गुनी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। अरे ले। हाँ। ये हो गई अवनी की चोटी भी फिट और स्कूल यूनिफॉर्म भी। पापा
आप मेरी दोस्त त्रिशाला के लिए भी ऐसी यूनिफॉर्म सिल दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। पापा उसका ड्रेस का नाप लेने के लिए आपकी दुकान पे ले आओ। हाँ हाँ जरूर ले आओ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे स्कूल तो छोड़ दूं। अग्नि बेटा जरा ध्यान से लेके जाओ। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ अब सुनो, शाम को मैं लेने आऊंगा, मस्ती बिल्कुल मत करना, समझे? हाँ। बाय बाय। बाय अम्मी। हाय त्रिशाला। बाय बाय। त्रिशाला मेरी यूनिफॉर्म पापा ने सिली है। बच्चों, आज मैं आप सबको गुड टच और बैड टच के बारे में समझाऊंगी। आजकल के माहौल में हमें किससे बात करनी चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अनजान हो या फिर कोई आपकी जान पहचान वाला। अगर कोई आपको गलत तरीके से या गलत जगह टच करने की कोशिश करे तो मतलब वो बैड टच है और आपको तुरंत ऐसे आदमी से सतर्क हो जाना चाहिए। सर, आस्था उस हादसे के ट्रॉमा से अब तक बाहर नहीं आ पाई है। उससे फिलहाल हमें जो भी जानकारी मिली है उससे हमें बस इतना ही पता चला है कि जिस किसी ने भी उसका रेप किया है उसने रेड कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। मुझे लगता है कि उससे और कुछ भी पता करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। आइए। सर, डीएनए एग्जामिन करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। भावना की बॉडी पे जो डीएनए सैंपल्स मिले थे वो रघु के डीएनए से मैच नहीं करते हैं। यानी कि भावना और आस्था का रेप करने वाला कोई और ही है। वर्मा, आस्था ने कहा था कि जिस किसी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था उसने लाल रंग की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। क्यों ना सर हम उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करें। हो सकता है कि वारदात के दिन वहां कोई ऐसा आदमी कैप्चर हुआ हो जिसने रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहन रखी हो। हाँ वर्मा, बोलो। सर, लोनी रोड के एक दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के साथ मोलेस्टेशन की शिकायत आई है। उसका नाम मेधा सिंह है। लोनी रोड के नगर निगम स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से घर जाते वक्त उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वर्मा, हो सकता है मेधा को मोलेस्ट करने की उसी ने कोशिश की है जिसने भावना और आस्था का रेप किया है। ये मेधा रहती कहाँ पर है? सुनो, ये मेधा का घर कौन सा है? मेधा बेटा, डरो नहीं। आप तो बहुत बहादुर बच्ची हो ना बेटा। जब आप स्कूल से घर आ रही थी तो क्या हुआ था आपके साथ? बोलो बेटा। अंकल, मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल से घर आ रहे थे, लेकिन मेरी फ्रेंड गली नंबर 17 में रहती है और मेरा गली नंबर 25 में। जब मैं अकेले घर आ रही थी तब वो अंकल मेरे पास आए। हेलो बेटा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कौन? मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आ जाओ, आ जाओ, इधर ये कमरे में। रुक, कहाँ भाग रही? रुक! अंकल, फिर मैंने घर आके पापा को सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने बोला कि वो उनकी दोस्त नहीं, कोई बुरा आदमी है। अच्छा बेटा, वो देखने में कैसा था?
अच्छा, उसने क्या पहना था? रेड जैकेट और ब्लू जीन्स। रेड जैकेट और ब्लू जीन्स। जिस किसी ने भी उसका रेप किया है उसने रेड कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। सर, बच्ची को इसी जगह लाया गया था। हमने यहाँ आसपास में उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चलो। सर, बच्ची को इसी जगह मोलेस्ट करने की कोशिश की गई थी। वर्मा, उस लाल जैकेट और नीली जीन्स वाले का भावना और आस्था के घर के आसपास भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज कंगाल डालो। हो सकता है शायद वो यहाँ कहीं कैप्चर हुआ हो। एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ, मेधा से उनकी पहचान करवाओ। मामला बहुत सेंसिटिव है। भावना, आस्था, मेधा और न जाने उनके साथ साथ कितनी लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ होगा, और उनके माँ बाप ने कंप्लेंट भी फाइल नहीं की होगी। ओके सर। एरियाज के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करके मेधा से उनकी पहचान करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ब्लू जीन्स और रेड जैकेट पहनने वाला आखिर था कौन, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। सर, जिस दिन मेधा को मोलेस्ट किया था उस दिन ये रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहना हुआ आदमी शादरा के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, लेकिन इस फुटेज में इसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा सर। वर्मा, इसकी फोटो भावना, आस्था और मेधा तीनों के पेरेंट्स को दिखाओ, शायद उनसे इसके बारे में कोई लीड मिले। इसकी फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। देखिए, हमें शक है कि शायद इसी आदमी ने भावना का रेप किया होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग जानते हैं इसे? नहीं सर। तुम जानते हो इसे? नहीं सर। नाश्ता करो, फिर होमवर्क भी करना है। मम्मा। आ गए आप? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सर, भावना ही नहीं बल्कि मेधा और आस्था के पेरेंट्स ने भी उस रेड जैकेट और ब्लू जीन्स वाले आदमी को नहीं पहचाना है। लेकिन सर, मैंने दिल्ली के पिछले 1 साल के मोलेस्टेशन से जुड़े केसेस के बारे में पता किया। सर, दिल्ली में स्कूल जाने वाली करीब 60 लड़कियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन के केस फाइल हुए, जिनमें उनको तभी शिकार बनाया गया जब वो स्कूल से घर जा रही थी। 60 केसेस? इन केसेस में कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, इन केसेस में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि उन लड़कियों को मोलेस्ट कौन करता था। लेकिन सर, मैंने कुछ विक्टिम से भी बात करने की कोशिश की। उनमें से कई बच्चियों ने बताया कि उनका मोलेस्ट और रेप करने वाला भी रेड जैकेट और ब्लू जीन्स में ही होता था। सर, मुझे तो लगता है कि ये कोई साइको ही है जिसका मोडस ऑपरेंडी भी सेम है, क्योंकि कई बच्चियों से बात करने में पता चला कि वो बच्चियों को गिफ्ट देकर उनको ये कहकर बहलाता है कि वो उनके पापा का दोस्त है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1 साल से एक ही आदमी रेड जैकेट ब्लू जीन्स पहन के दिल्ली के आसपास अलग अलग एरियाज में छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है, और अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सर, हमने एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करके मेधा से उनकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन मेधा ने किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। वर्मा, ये भी तो हो सकता है कि ये मोलेस्टर दिल्ली का रहने वाला ही ना हो। अक्सर देखा गया है दिल्ली में कई लोग रोजाना दिल्ली के आसपास की स्टेट से आते हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह वगैरह। हो सकता है ये आदमी भी दिल्ली के आसपास की किसी स्टेट का हो। वर्मा, अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ। दिल्ली के आसपास के एरियाज में जितने भी रेप्स और मोलेस्टेशन के केसेस हुए हैं, उनमें जितने भी संदिग्ध लोग हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। हो सकता है इस मोलेस्टर का वहाँ से कोई क्लू मिले। और हाँ, एक प्रेस रिलीज जारी करो, लोगों को इस मोलेस्टर से सावधान रहने को कहो। हमें किसी भी हाल में उन दूसरी बच्चियों को इस मोलेस्टर का शिकार होने से बचाना है। ओके सर। हाँ बोलो। त्रिलोकी, तुम कहाँ हो? अरे दुकान में हूँ, काम कर रहा हूँ। बोलो। क्या?
पापा से पूछूंगी, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं भी तेरे साथ शिमला आऊंगी। यस, बाय। ओके बाय बाय। सर, मैंने यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के 27 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो रेप और मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुए थे, और कुछ सस्पेक्ट जो अभी तक पकड़े नहीं गए। सर, इनमें से कुछ ही के फोटोज हमें मिले हैं, लेकिन सर इनमें से मैंने 3 के फोटो उस रेड जैकेट और ब्लू जीन्स वाले आदमी के साथ मैच किए। सर, इन तीनों का कदकाठी हूबहू इस आदमी से मैच करता है। सर, यह है संतोष कालरा। 4 साल पहले मोलेस्टेशन के चार्ज में हरियाणा पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था, अभी 8 महीने पहले ही रिहा हुआ है। यह है मनिंदर लोधी, राजस्थान में 4 लड़कियों के रेप के केस में सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। और यह है अजय, यह भी हरियाणा में मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था। 1 साल पहले पैरोल पे रिहा हुआ, लेकिन पैरोल जम करके फरार हो गया और तब से फरार है। यानी कि अजय और मनिंदर ये दोनों फरार हैं, और ये संतोष 8 साल की सजा काट के रिहा हो चुका है। वर्मा, अपने सोर्सेज को एक्टिवेट करो, इन दोनों के बारे में पता लगवाओ। ये कहाँ रह रहा है आजकल? सर, जेल से जो रिकॉर्ड मिले हैं उसके हिसाब से ये अभी फरीदाबाद में है। उठा लाओ उसे फरीदाबाद से, और मेधा और आस्था से इसको आइडेंटिफाई करवाओ। हो सकता है इसी ने भावना और आस्था का रेप और मेधा को मोलेस्ट करने की कोशिश की हो। ओके सर। बेटा अवनी, बोलो क्या हुआ? अरे बेटा बोलो ना, क्या हुआ? क्यों बोल नहीं रही हो तुम? हाँ बोलो। तूने किया ना सब? बोल। मैंने नहीं किया, मां कसम, मैंने नहीं किया। क्या यही है वो आदमी जिसने लाल जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी थी? आस्था बेटा बोल ना, अंकल को पता यही था वो। ये बेटा मुझे लगता है वो आदमी संतोष ही है। बच्चियां उसे पहचान नहीं पा रही हैं। इस संतोष का डीएनए टेस्ट करवाओ। ओके सर। साहब, मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब, माँ कसम। तूने कुछ किया है या नहीं किया है, तेरे डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। वो लाल जैकेट और नीली जीन्स वाला आदमी मैं नहीं हूँ सर, माँ कसम मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ सर, वो अजय हो सकता है। अजय कौन? अजय कुशवाहा? हाँ जी सर, वही। हम दोनों जेल में एक साथ सजा काट रहे थे। मेरी सजा पूरी हो गई तो मुझे रिहा कर दिया, लेकिन वो पैरोल जंप करके भाग गया सर। कतई काया आदमी है सर वो, और बच्चियों में तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सर। मुझे लगता है कि वही आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे हो। कहाँ मिलेगा ये अजय? बिजवासन में डेरा जमाए बैठा हो। बिजवासन में कहाँ?
साहब माना कि मैं पुलिस से भाग रहा था, लेकिन हमने किसी का रेप नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। ये मनिंदर शायद रुड़की में हो सकता है, अपने आदमी से इसकी जल्दी जल्दी खबर निकलवाओ। इस पे उनके दस्तखत ले लेना। सर, रुड़की पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले वहाँ एक स्कूल जाने वाली तृष्णा नाम की बच्ची के साथ रेप हुआ था, और जिस आदमी ने रेप किया उसने भी रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वर्मा, रुड़की चलने की तैयारी करो, अब ये वहीं हाथ आएगा। सर, सर इधर सर। अंकल, उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए मैं और मेरी फ्रेंड अवनी अकेले घर आ रहे थे। अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं भी तेरे साथ शिमला आऊंगी। यस यस, ओके बाय बाय। उसने मेरे साथ सर, इस बच्ची त्रिशाला के साथ ही नहीं, इसके दोस्त अवनी के साथ में भी रेप हुआ था। क्या? हाँ सर, त्रिशाला के रेप केस का जब हमें पता लगा था तो उसी के साथ हमें अवनी के केस के बारे में पता लगा। सर, मुझसे पूछताछ करने के लिए उसके घर भी गए थे, लेकिन उसकी फैमिली ने केस फाइल करने से मना कर दिया था। साहब, हमें कोई केस नहीं करना है, हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। आप लोग प्लीज चले जाइए। देखिए, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपकी बच्ची का नाम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसका मेडिकल करवाना बहुत जरूरी है। हमें कोई मेडिकल नहीं करवाना है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ। गुप्ता जी, अक्सर ऐसे केसेस में पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए केस फाइल करने से मना कर देते हैं। लेकिन सर, हैरानी की बात तो यह है कि जो आदमी दिल्ली में बच्चियों का रेप कर रहा था, उसका दायरा यहाँ रुड़की तक भी है। वर्मा, हो सकता है जिसे हम दिल्ली में ढूंढ रहे हैं वो हमसे डर के यहाँ रुड़की में आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है वो दिल्ली का नहीं, यहीं रुड़की का हो, दिल्ली उसका रोज आना जाना हो। गुप्ता जी, माना कि अवनी के पेरेंट्स ने केस फाइल करने से मना कर दिया, लेकिन वी नीड दैट मैन जिसने रुड़की में ही नहीं दिल्ली में भी कई बच्चियों को अपना शिकार बनाया। उसका फोटो भी हमारे पास कैप्चर हुआ था, आप पता लगाइए कि वो कौन था। जरूर सर। वर्मा, जिस दौरान भावना और आस्था का रेप हुआ और मेधा को मोलेस्ट किया गया, उस दौरान की रुड़की से लेकर दिल्ली तक के रास्ते के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, सबके सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है वो आदमी शायद वहाँ कैप्चर हुआ हो। ओके सर। सुषमा, खांसी के साथ साथ बुखार भी हो गया इसे, दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है इसकी। मुझे तो डर लग रहा है, इससे पहले भी टीबी हो चुकी है, कहीं फिर से। ऐसा मत कहिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाभी नमस्ते। क्या हो गया बच्चा, बीमार हो गया? कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? भाई साहब, हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रमोद जी। देखिए ना, अवनी की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मुझे तो लग रहा है इसे दिल्ली के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। सर, संतोष अजय और उसके आदमियों की डीएनए रिपोर्ट। सर, इनके डीएनए भावना की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच नहीं करते। और इस मनिंदर की कोई अपडेट? सर, खबरों को काम पर लगा रखा है, लेकिन अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। ठीक है, तुम जाओ। सर, बच्ची सुषमा, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसे दिल्ली के अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। वहां नहीं लेकर गए तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। पिछली बार भी वहीं के इलाज से ठीक हुई थी ना, मैं उसे वहीं लेकर जाता हूँ। लेकिन आप अकेले क्यों? आप प्रमोद जी को साथ लेकर जाइए। प्रमोद जी को लेकर जाने की जरूरत नहीं, अभी निकल जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मेरी बात तो सुनिए आप। आजा 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 बेटा आजा, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के अस्पताल में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत कर। वंदना, प्रमोद जी कहाँ है?
डॉक्टर साहब कैसी है ये? मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आप बाहर जाइए, हम देखते हैं। नर्स, इंजेक्शन की तैयारी करो। सर, 7 मार्च को जिस दिन भावना का रेप हुआ था, उस दिन उस रेड जैकेट और ब्लू जींस वाले आदमी को निजामुद्दीन स्टेशन के पास वाले मार्केट में देखा गया था। इसमें वहां की फुटेज ये देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ये इंजेक्शन ले आइए केमिस्ट से। आप बता क्यों नहीं रहे, कहाँ है वो? सर वो हॉस्पिटल में है। वर्मा, जल्दी। बच्चियां पसंद है ना तुझे? बच्चियों की इज्जत से खेलेगा, बच्चियों की इज्जत से खेलेगा। वर्मा, लेकर चलो से। घबराओ मत बेटा, अब कुछ नहीं होगा। चल आओ। सर तिलोक भाई साहब पहले दिल्ली में ही रहते थे। घर में इतनी अच्छी बीवी और एक प्यारी बच्ची होने के बावजूद सर पता नहीं उनका कैसे दिमाग खराब हो गया जो वो ये सब गंदा काम करने लगे। आपके भाई ने एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों का शारीरिक शोषण किया और आप सब कुछ जानते हुए भी उसे अब तक बचा रहे थे। साहब उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। दिल्ली में कई लोगों ने त्रिलोकी जी की शिकायत की कि उन्होंने उनकी बच्चियों के साथ। हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। एक बार उन्हें पुलिस भी पकड़ कर लेकर गई। फिर मैंने उनकी बहन और इनके पति प्रमोद जी को बताया। शर्म कीजिए भाई साहब, आपकी खुद की छोटी सी बच्ची है और आप खुद ही। प्रमोद जी, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ऐसी गंदी हरकत फिर कभी नहीं करूँगा। सर तिलोक भाई साहब बहुत अच्छे टेलर थे, इसलिए प्रमोद जी ने उन्हें कुछ रकम उधार देकर एक टेलर की दुकान खुलवा दी और ये घर किराए से भी दिलवा दिया था। हमें लगा कि वो सुधर गए हैं, लेकिन सर जब हमने अखबार में 2 बच्चियों के रेप की खबर पढ़ी तो हमें शक होने लगा। साहब वो हर शुक्रवार या शनिवार को दिल्ली टेलरिंग का सामान लेने के लिए जाते थे। फिर प्रमोद जी उन पर नजर रखने लगे। तो अवनी की दोस्त त्रिशाला के साथ भी? उसने अपनी बेटी अवनी के साथ भी? नहीं साहब नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया मैंने सर। साहब अवनी के साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसे पता चल गया था कि उसकी दोस्त त्रिशाला का रेप उसके पापा ने किया है, क्योंकि वो जानती थी कि रेड जैकेट और ब्लू जीन्स उसके पापा के पास थी। इसीलिए मैंने ये बात फैलाई कि अवनी का भी रेप हुआ है, ताकि त्रिलोकी जी ना पकड़े जाए। मैंने अवनी को बोला कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस पापा को अरेस्ट कर लेगी। उसने मेरी बात मान ली।
लेकिन उसे इस बात का इतना बड़ा धक्का लगा कि उसके पापा ये सब। मुंडी मत झुका, ये बता और कितनी बच्चियों का शिकार बनाया तूने? बोल। बहुत है साहब, चाइल्ड पॉर्न देख देख के बुद्धि खराब हो गई थी साहब मेरी। मैंने सब छोड़ दिया था साहब, सब छोड़ के रुड़की आ गया था मैं। फिर एक दिन रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहन के दिल्ली गया था काम से। वहां एक बच्ची देखी तो उसके साथ तू तो जानवरों से भी बदतर निकला। जानवर भी कभी दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। तू तो फिर भी एक इंसान है। नहीं, इंसान की शक्ल में भेड़िया है तू। सड़प जिंदगी भर यहीं। त्रिलोकी ने हमेशा अपने परिवार को शर्मसार किया, लेकिन फिर भी उसके परिवार ने उसे बचाने की कोशिश की। कहते हैं जब दूसरों को तबाह करने वाला हमारी ही चौखट के अंदर हो तो उसे बचा के तबाही ही हाथ लगती है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें